जी हाँ, 3 दिन के सफर के बाद मैं एक बार फिर थर्सडे को यानी आज बृहस्पति को कैनॉट प्लेस में आपके सवालों के बीच में मौजूद हूं। अलबत्ता गांव में जाता गया था, गांव में जाके पूछना, लोगों के साथ बातचीत करना। और पहले दिन मैं दिल्ली में घूम रहा था, बहुत दिनों के बाद दिल्ली में शहर में घूम रहा था। लोगों ने कहा कि आप ज्यादातर बाहर रहते हैं लेकिन दिल्ली को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लिहाजा मैंने मंडे को पूरा दिल्ली में घूमा और ट्यूसडे को मैंने यहीं पे आपके बीच में कवि सम्मेलन किया। और उसके बाद कल मैं मथुरा और ब्रज के इलाके में तमाम किसानों के बीच में मौजूद था, उनसे बातचीत कर रहा था। कभी कभी अंदाजा नहीं होता, आपको अंदाजा होता भी है तो सही सटीक जानकारी नहीं होती आपको। जब आप वहां पहुंचते हैं तब आपको लगता है। किसानों ने बीच में बैठा के जिस तरह से सवाल पूछे या सवाल कहे, और उत्तर प्रदेश सरकार की भी मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने भी कुछ स्कीम इस तरफ जानवरों को लेकर करी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। अगर वो सफल तरह से इंप्लीमेंट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को, एकदम वर्ष का एकदम अंतिम हफ्ता है जब मैं बातचीत कर रहा हूं। कल मैं यहाँ पे फिर मौजूद रहूंगा बातचीत के लिए, तो बातचीत जरूर होनी चाहिए। आपके कुछ सवाल होंगे और वो सवाल जरूर रखे जाने चाहिए। मुझसे एक शख्स अभी पूछ रहे थे क्या मेरा नंबर आएगा? जरूर आएगा भाई, जरूर नंबर आएगा। और अब तो 2019 में सिर्फ नंबर ही नंबर आना है। अब तो बिल्कुल एकदम नजदीक है, जो कुछ 5 साल में रहा उसके बाद नंबर ही आना है। क्या नाम है साहब आपका? कुशल शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मथुरा के। मथुरा के ही हैं? तो कल मैं मथुरा में घूम रहा था, तो बताइए साहब, कुछ बात कहनी हो, कुछ कहना हो? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं कहना, बस ये है कि देश अच्छा होना चाहिए। बस देश अच्छा होना चाहिए। और आपको कुछ नहीं कहना? शर्मा जी कोई भी आए, बड़े संतुष्ट आदमी है शर्मा जी हमारे। मैं आया, मुझे मालूम है आपको कुछ कहना है। नहीं, बस हम तो यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अब की बार 2019 में जो भी बने, हाँ। हमारे देश की भलाई करे। बस देश की भलाई करें, जो भी प्रधानमंत्री बने, यही तो कहा ना आपने? कभी कभी सुनने में भी गलती हो जाती है, यही कहा ना? हाँ जी। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। जी संदीप जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी को हमें और कितना झेलना पड़ेगा? मोदी जी को और कितना झेलना पड़ेगा? देखिए अब सवाल आने लगे। वाह क्या बात है। कहाँ के रहने वाले हैं साहब आप? दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली का सवाल था। आप आइए, आगे आइए, बोलिए मैडम जी। आप बोलिए जी। हाँ, प्लीज कम फॉरवर्ड। My husband is a great fan of you. हाँ, हस्बैंड इज ग्रेट। और आपको मौका लिखता है, मिलता है कि नहीं मिलता है देखने का? हाँ मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मोदी जी जैसा नेता, हाँ, जिस तरह अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार पैदा हुआ, उस तरह मोदी जी जैसा नेता हिंदुस्तान में एक ही बार पैदा होगा। अच्छा, जी बिल्कुल, सुपरस्टार जी मोदी जी। आज का किंग ऑफ स्टार हम लोग इनको मानते हैं कि मोदी जी जैसा ईमानदार और एक अच्छा इंसान हाँ। शायद ही पैदा होगा भारत में फिर से। हाँ जी सर। मैं झारखंड से हूँ। हाँ? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? यस, मेरा न्यू दिल्ली नानीगढ़ है। हाँ। द्वारका मोड़। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी के सिवा और भी कोई है जो प्रधानमंत्री के रूप में आ सकते हैं मेरे देश में? मेरे उनके सिवा तो कोई नजर में नहीं है, और कोई नहीं है, कोई नहीं है आ सकता। मोदी जी के सिवा कोई एक भी बता दो कि जिसे मैं प्रधानमंत्री के नजर से देख सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। बता दो आप। नहीं, इनका भी सवाल था, मैंने शर्मा से ले लिया। आपका सवाल है, मैंने आपका भी ले लिया। मैं आऊंगा अभी। सवाल उम्र नहीं हुई तुम्हारी पूछने की। किसके साथ आई हो? मम्मी के साथ है? किसके साथ आई हो? अच्छा, चलो खड़े रहो, मैं आता हूँ अभी। मैं आ गया भाई, आ गया जी जी। अरे हाँ, नमस्कार, मेरा नाम विनोद चौहान है। मैं एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। एमपी में कहाँ से रहने वाले हैं? नीमच। अरे बाप रे बाप। अभी वहाँ पे चुनाव हुए और शिवराज सिंह जी की हार हुई और कांग्रेस सरकार वहाँ पे आ गई और उन्होंने किसानों का सारा ऋण माफ कर दिया। हम मध्यम क्लास के लोग हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भी सरकार आती है, मध्यम क्लास के टैक्स से या तो किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है या ऊपर वाले ऋण लेके भाग जाते हैं। हम लोग केवल क्या टैक्स देने के लिए? सरकार किसी की भी आती है, कांग्रेस की है या बीजेपी की है, पर मध्यम क्लास के लोगों का कोई भला नहीं होता। मिडिल क्लास के लोगों का कोई भला नहीं होता। सारा पैसा। भाई आपने नाम क्या बताया? मैं मिस कर गया, सॉरी। विनोद जी, ये सवाल तो सबसे बड़ा है पार्टियों के सामने, और यही सवाल है कि जो मध्यम वर्ग है इसको साधा कैसे जाए। बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं। कई लोग बराबर पूछ रहे हैं और ये बड़ा सवाल है जी। तो मध्यम वर्ग के लिए कोई नहीं करता, और पहली बार देश में ऐसा हुआ है जिस पीएम को लोग गांव में भी जानने लगे। नहीं, पहले लोगों को ये नहीं पता था हमारा देश का पीएम कौन होता है। ठीक है ना? और मोदी जी इस समय इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं 30 साल का हो गया, तो कोई पीएम इतनी मेहनत करता हो कि 2019 में अगली बार भी मोदी सरकार। अच्छा भाई जी। भाई सर, सामने लोकसभा है और बस छोटा सवाल है हमारा। हाँ। कि लोकसभा चुनाव सर, कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
उनका एजेंडा सर रोजगार हो या किसान का सर जो कर्ज माफी हो या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद हो, बस सर छोटा सा सवाल यही है कि सर जो भी सर सरकार है या जो भी आपको एजेंडा डालेंगे वो लोग लोकसभा चुनाव में, तो सर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बजाय सर किसानों का मुद्दा होना चाहिए और युवाओं का सर मुद्दा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। तो अगला जो चुनाव हो 2019 में, भाई एक मिनट, 2019 में जो मुद्दा हो, ये नौजवान कह रहा था कि राम मंदिर और मस्जिद का मसला ना हो, हिंदू मुसलमान का मसला ना हो, मसला हो रोजगार का, मसला हो किसान का, और कर्ज माफी का जो बात है वो जो चल रही है देश भर में चर्चा है। जी भाई, कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? मैं औरंगाबाद से। जी पूछिए। मैं एक सवाल पूछने जाता है। हाँ। ये ओनली जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये हाँ। पार्टी से मुझे इतना नहीं है। हाँ। पर लेकिन है ना, जब सैन्य के लिए, पुलिस वाले के लिए पत्थर बैठते हैं, ये पत्थर नेताओं के लिए बैठने चाहिए, तब नेताओं को समझ जाएगा। तो इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा है। क्यों? तुम कश्मीर में जाके देखो, अभी माइनर डिग्री चल रहा है, पुलिस वाला 26 जनवरी के दिन वो सुबह से 6 बजे से उठता है, उसके आंख पे अंदर बनियान फटी हुई रहती है, तभी उसको छुट्टी नहीं मिलती है। जो नेता है वो है घर में आके बैठ के अपना अपना सवाल खा के पी के ऐश करते हैं। जब सेना है, पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला उसको गाली देंगे, जो सेना है उसको गाली देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सचिन सोनावने। सचिन भाई ने कहा कि जो हालात है उसमें जो ईंटें, जो पत्थर हैं, वो नेताओं को पड़ने चाहिए, नेताओं को पड़ने चाहिए। और जिस तरह से हमारे पुलिस के जवान, हमारे सेना झेलती है, और सवाल तुम्हारा जो था बड़ा खतरनाक था। मैं तो ये कहूंगा कि किसी को पत्थर नहीं पड़ने चाहिए, सवाल इतने कठिन और इतने बढ़िया होने चाहिए कि ये मजबूर हो जाएं आपकी बात सुनने के लिए, और आप अपनी बात जो कहें इतनी सटीक हो कि कहीं ना कहीं असर हो। मैं आज का सवाल आपके सामने रखता हूं, और जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूं। हमारे साथ जो आज मौजूद रहेंगे वो नवीन कुमार जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन गुप्ता जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। शरद कोहली जी आज हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेंद्र चौधरी जी कुछ देर में हम आ गए हैं, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीएम सिंह जी संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह सदस्य भारतीय किसान संघ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में हमारे साथ मसूद हाशमी साहब आ गए हैं। मसूद हाशमी साहब भी मौजूद हैं, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे साथ बहुत कभी कभी जब मैं जाता हूं या मूवमेंट कर रहा होता हूं तो बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी मिलते हैं मुझसे, और अक्सर ये मुझसे कहते हैं कि आप हमारी बात जरूर उठाते हैं, लेकिन लगातार अगर उठाते रहेंगे हमारी बातें, हमारी मांग, तो बहुत अच्छा होगा। आप कृपया करके पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें जरूर उठाया करिए। हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्स के उत्तर प्रदेश के भी यूनियन के मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं, आपके मुद्दे क्या हैं जो आप लगातार उठाना चाहते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं आप। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए, खड़े हुए। देखिए, हमारे मुद्दे हैं 2004 के बाद की पेंशन नहीं है जवानों की, जवानों की पेंशन नहीं है, ये अक्सर मुझे जवान कहते हैं। हाँ, जी 2004 के बाद की पेंशन नहीं है, जो 15,000 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली जो अर्धसैनिक बल के जवान कर रहे हैं। बीएसएफ आईटीबीपी आज 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ रही है, चाइना के साथ लड़ रही है। उनकी आज 2004 के बाद पेंशन नहीं, ओआरओपी नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, सीजीएचएस डिस्पेंसरी हमारे जो एनसीआर डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। ये बहुत ही कठिन समस्याएं हैं। डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है जी। सीएसडी कैंटीन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, जबकि हम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई भी लड़ते हैं। जी जी। शांति काल के समय हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव हम करवाते हैं। हाँ। जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो जाती है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया जाता है। जैसे कि वो लड़का बता रहा था महाराष्ट्र से कि जो उन पर पत्थर, आज वहाँ सीआरपी के जवान पत्थर खा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सब सरकार के संज्ञान में जाना चाहिए, ये सब सुधार होना चाहिए, जवानों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको। आज जो जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं मनोज तेवतिया, उत्तर प्रदेश पैरामिलिट्री फोर्स एसोसिएशन का। मनोज तेवतिया जी, उत्तर प्रदेश
पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं। हाँ, एसोसिएशन। बहुत सारे लोग ऐसे शख्स आते हैं हमारे साथ में। शुक्रिया मनोज जी, आप तशरीफ रखिए, बैठिए। जो अपनी बात कहने के लिए आते हैं, आज ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से यूनियन से आए हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज का मुद्दा है, जो आज का सवाल है, मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूं। सवाल यह है कि मोदी सरकार का किसानों और बेरोजगारों को भत्ता देने का दांव क्या गेम चेंजर है? यूबीआई जो एक स्कीम है जिसके तहत ये बात आज हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, यानी एक मिनिमम भत्ता जो बगैर गारंटी के तमाम सारे लोगों को देने की बात है, जो उसमें खासतौर से जो पिछड़े या खासतौर से जो गरीब लोग हैं वो उनको आधार बना के उसको देने की बात है, जिसका आर्थिक सर्वेक्षण में भी जिक्र था। उसी को लेकर ये हमारा सवाल था। सवाल के तहत तमाम सारे किसान नेता मौजूद हैं और यही एक बड़ा मुद्दा है जिसको कि लेकर हम आज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूं, रोहन जी। एक तो ये बात हो रही है कि ये तो लोगों ने कहा कि ये गेम चेंजर है, गेम चेंज कर सकता है, 2019 है, तो अगर अच्छी चीज है, अच्छी चीज आ रही तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। किसानों को लेकर आप तमाम बात कहते थे, आप बेरोजगारी को लेकर तमाम बात कहते थे, तो सरकार उस तरफ संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही तो स्वागत करना चाहिए। देखिए प्रतीक जी, ये जो सरकार है ये गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर है। 4.5 साल में किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, ये सरकार बोल रही है काम में क्या रखा है। 4.5 साल हो गए। अगर ये सरकार की नीयत होती, आपके पास 4.5 साल थे किसानों के लिए कुछ करने के लिए, बेरोजगारों के लिए करने, आपने कुछ नहीं किया। जब लग रहा है कि अब चुनाव आ रहे हैं, 3 राज्यों में एक बहुत बड़ी हार हुई है, तब जमीन नीचे से खिसक रही है, तब ये नया एक लॉलीपॉप लेके आए हैं कि चुनाव जीतने की नहीं है अब कोई होप, इसलिए लेके आए नया लॉलीपॉप। देश की जनता, किसान हो, रोजगार हो, सब जान चुके हैं कि ये सरकार की नीयत में खोट है। मैं मोदी जी का आपको एक भाषण भी सुना सकता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 दिन में मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, उनकी आय दुगनी करूंगा। आते ही क्या किया, जमीन भूमि अधिग्रहण जो नियम था उसको बदलने की उन्होंने बात की। उसके बाद आप देखिए एमएसपी की आप बात कीजिए, 4 साल में सिर्फ 4% एमएसपी बढ़ाई। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, किसान रोड पर क्यों आ रहा है, किसान लाठियां क्यों खा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पेट पर लात पड़ी। आप ये चीज को आप नकार नहीं सकते। जिस प्रकार से वन अधिकार जो नियम है, आदिवासी जो हमारे भाई है उनके अधिकारों को छिना गया, जिस प्रकार से आय बढ़ाने की जगह आय कम हो गई। मनरेगा की आप बात कीजिए, 150 दिन का वादा था मोदी जी का एम्प्लॉयमेंट का, आज 50 दिन से भी कम उनको रोजगारी मिल रही है मनरेगा के अंदर। आज जीएसटी की बात कीजिए, पहली बार देश की आजादी के बाद हुआ है कि किसानी के उपकरणों के ऊपर जीएसटी लगाया गया। कब तक किसान सहेगा, कब तक बेरोजगार सहेगा? तो हमारे पास आंकड़े दिए गए, मैं हालांकि आंकड़ों पे बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि आंकड़ों के ऊपर खेल होता है बहुत ज्यादा, लेकिन जो बात है वो ये कि देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, लगभग 280 मिलियन मेट्रिक टन है, 280 मिलियन मेट्रिक टन। दूसरा है कि ब्लू रिवोल्यूशन की बात हुई जिसमें कहा गया कि मछली का उत्पादन जो है 26% बढ़ा है। किसी ने कहा पशुपालन और दुग्ध की बात करें तो 24% वृद्धि हुई है। साल 16-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 17 राज्यों में किसान की औसत आय जो है 20,000 रुपए से लगभग बैठती है, जो कि अगर देश की औसत आय निकालें उससे आधी है। खाद्यान्न तो बढ़ा, लेकिन सवाल यही रहा कि फायदा किसान को क्यों नहीं मिला। सवाल यही है कि अगर सवाल यह है कि अगर खाद्यान्न बढ़ रहा है तो किसान के पास परेशानी क्यों है? सिंह साहब जी, मैं आया बीजेपी के पास जी। देखिए बड़ा सीधा जैसे आपने कहा, किसान तो वो है कि ऊसर जमीन पे उसने जब लाल गेहूं आता था, गेहूं लगा के हमारे जो गोदाम भर दिए थे 65, 66, 67 से। पर किसान का क्या, उत्तम खेती से घटिया खेती हो गई है। मार्केटिंग मेन चीज है, हमें अपनी लागत का रेट नहीं मिलता है। आज भी मोदी जी ने कह दिया ना, 1750 रुपए का हमने एमएसपी बढ़ा के दे दिया है धान का रेट। आप घूम के आए हैं, धान का रेट क्या मिल रहा है? 1200, 1300, हद से 1400 रुपया। 350 जो एमएसपी है उससे भी कम मिलता है। और पूरे देश के अंदर जो एमएसपी के अंदर खरीद होती है वो 5% या 6% होती है, 95% कम पे होती है। तो आज दिक्कत ये नहीं है कि ब्लू रेवोल्यूशन आ रही है या व्हाइट रेवोल्यूशन आ रही है। आज दिक्कत यह है कि किसान इसलिए मर रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्यों? डीजल का रेट बढ़ रहा है। मैं अगर बहुत आज अच्छी बहस हो हमारी तो उसमें मैं मानता हूं वो सरकार भी कहती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी हुई है, उसको कम करना है और उसके वो उपाय दे। तो उसने कहा कि हमने ब्लू रिवोल्यूशन की बात करी, हमने व्हाइट रिवोल्यूशन की बात करी, हमने दुग्ध उत्पादन को लेकर बात करी, हमने मछली उत्पादन को लेकर बात करी। तो आय के स्रोत बढ़ाए जाएंगे तो किसान ठीक हो सकता है। देखिए दूध की अगर हम बात करते हैं छोटी सी, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा पंजाब घूम लीजिए, 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है। 60, 70, 80 रुपए 1 लीटर दूध मिलता है।
गाय का दूध 18 रुपए लीटर बिकता है और पानी का बोतल 20 रुपए लीटर बिकता है। यह हकीकत है। ये आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। आज की तारीख में ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लू नहीं चाहिए, व्हाइट नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए। केवल जो किसान का लागत है उसका 1.5 गुना दाम स्वामीनाथन वाला जो मोदी जी ने हमें प्रॉमिस किया था उसको लागू करना है। आप कुछ भी दे दें ये जुमला लगेगा, क्योंकि आप जितना माफ कर देंगे अगले साल फिर हमारा कर्जा हो जाएगा। जब तक दोनों को साथ लेके नहीं चलेंगे, एक जगह आपको कर्जे से मुक्ति देनी होगी, क्योंकि आपके कारण हुआ है। आप एमएसपी पे खरीद नहीं पाए हो, आप हमको तो मजबूर करते हो। डीजल इस रेट पे, खाद इस रेट पे, 1 पैसा कम नहीं ले सकते, पर जो आप रेट तय करते हो हमारी उपज का वो नहीं दिलवा पाते आप। इसलिए आप भी गलती कारण हुआ है और आज आपको ये करना पड़ेगा जरूरी कि जो भी हमारा डिफरेंस है उसको आपको देना पड़ेगा और आगे ये ना बढ़े। आपको एमएसपी लागू करनी पड़ेगी, गारंटी लागू करनी पड़ेगी, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता। जी बहुत मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ मुखातिब होता हूँ। जी मैं प्रतीक भाई कांग्रेस का भी जवाब देता हूँ, सिंह साहब का भी जवाब देता हूँ, लेकिन सबसे पहले दूंगा उस व्यक्ति का जो महाराष्ट्र से आया है। जी उसने सवाल किया था ना। हाँ। उसने कहा था कि सैनिकों के जो पत्थर मारते हैं उसके साथ क्या होता है। हाँ। सैनिकों का अपमान होता है। मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। जो सैनिकों को पत्थर मारता है उसको जूते खाने चाहिए। जो सैनिकों को गालियां देता है, उसने ये कहा था, सैनिकों का अपमान करता है। मेरी बात सुन लीजिए साहब। उसने ये कहा था, नवीन सुन लो, पूरी बात अधूरी थी। नहीं, तुमने सुनी नहीं। उसने कहा कि जो जवानों को पत्थर फेंक रहा है जवानों को नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें नेताओं के ऊपर फेंकना चाहिए, ये कहा था उसने। मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो सैनिकों का अपमान करता है, सैनिकों को गाली देता है, उसको जूते मारने चाहिए, वो जिस भी दल का हो। बेशक कांग्रेस को आपत्ति होती हो, लेकिन किसी भी दल को मारने चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कि किसानों के कर्ज के लिए हमने क्या किया। अरे भैया, आपकी सरकार थी ना कांग्रेस की 2008 में, 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास किसानों का कर्जा था। आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और किया कितना? 60 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया। उसमें से 52,000 करोड़ रुपए अपने आदमियों को दे दिया, किसानों को मिला तक नहीं। ये कांग्रेस ने किया, उसका तो इन्होंने ऑडिट तक नहीं कराया। जब ऑडिट किया तब पता चला इस देश में किसानों को कर्जा नहीं, किसानों को कर्जा ना लेना पड़े उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सरकार ने की है। मैं आपको बताता हूं, जहां जरूरत है वहां किसानों को कर्जा माफ किया भी जाना चाहिए, लेकिन इसकी तरह नहीं किया जाना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने जगह जगह अपनी पीठ थपथपाई कि हमने आते ही 10 मिनट में कर्जा माफ कर दिया, उसके बाद किसान आत्महत्या कर रहा है। कारण आप भी तो करने जा रहे हैं, आप भी तो करने जा रहे हैं। प्रतीक भाई, बताता हूं इन्होंने किया क्या। इन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आदेश जारी कर दिया, सब अपनी ढपली अपना राग लापते रहे, और किसानों को कर्जा माफ कब करेंगे? मार्च 2018 के बाद। क्यों भाई? क्योंकि किसान खरीफ की फसल की जब वो पैसा आएगा, ऑनलाइन आज के समय में सब जगह ट्रांजैक्शन है, खेतों में देगा माल, अपनी फसल को देकर के आएगा। जैसे ही उसके बैंक के अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अपनी ईएमआई रख लेगा, काम खत्म। किसान मरता है साहूकार के पास कर्ज लेकर के। उसके लिए क्या किया? कर्ज ना लेना पड़े उसके लिए 60 साल में आपने क्या किया? आप लोगों के ऊपर आरोप लगा करके, झूठे वादे करके आज किसान आपके बातों के अंदर आकर के आत्महत्या कर, उसका जिम्मेदार कौन है? इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। लेकिन इनके पास अगर जवाब होगा तो दूसरे को आरोपित करने के लिए और भाजपा को आरोपित करने के लिए, जो 60 साल में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार कृषि बजट लेकर के आई। इससे पहले कृषि बजट आया नहीं। हमने नीम कोटेड यूरिया दी, यूरिया इसलिए दी, मैं इसलिए बताता हूँ, यूरिया राशन कार्ड पर यूरिया मिलती थी और ब्लैक में मिला करती थी। नवीन जी, मैं आपके रिकॉर्ड मेरे पास है सारा। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना हो, 10 करोड़ को बिना सॉइल हेल्थ कार्ड मिला हो, रिकॉर्ड उत्पादन हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि कौशल योजना हो, नीम कोटेड योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरे पास है, रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल यह है, मैंने जो पूछा वो यही कि आखिर किसान परेशान क्यों है, और उसका हल के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। उसी में बात कर रहा हूं। हमने बिचौलिए हटाए साहब, मंडी से बिचौलिए हटाए। इनको पीड़ा इसलिए कि बिचौलिए नहीं, जैसे ही आए राजस्थान के अंदर यूरिया गायब हो गई। क्यों हो गई? सप्लाई में भी घोटाला शुरू कर दिया है कांग्रेस। यही काम करेंगे, घोटाले के आधार पर कांग्रेस कब तक जो है देश को बर्बाद करेगी। आप कब तक मोदी? देखिए, यही हकीकत है इनकी। 3 राज्यों में जनता ने हराया, फिर भी कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। और आपने प्रतीक जी एक बिल्कुल सटीक सवाल पूछा कि अगर इतनी सब योजना तो कागज पे क्यों है? क्यों किसान रोड पे है? क्यों किसान लाठियां खा रहा है? क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है?
बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है प्रतीक जी। अगर उसकी एमएसपी अब 4 साल में सिर्फ 3% एमएसपी इनकी सरकार ने बढ़ाई, क्या उसने कांग्रेस ने रोका था आपको? क्या आपको किसने बोला कि मत बोले आपको 3 साल में 4% आपने एमएसपी बढ़ाया? किसने बोला था? कांग्रेस। सीटों की बात नहीं हो रही नवीन, सीटों की बात नहीं हो रही, चुनाव की बात नहीं हो रही, चुनाव की बात बिल्कुल नहीं हो रही नवीन, चुनाव की बात नहीं हो रही है नवीन। चुनाव की बात करें क्या? नहीं, हम चुनाव की बात करें क्या? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। 10 लाख रोजगार हर महीने देंगे, कहां दिया? मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। अगर चुनाव की बात करनी हो तो फिर मैं चुनाव की बात कर लेता हूं जी। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, इस देश में जो सरकारी नीतियां रही हैं, चाहे इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो, वो ये रही है कि हमने जो है महंगाई दर को काबू में रखना है। और महंगाई दर में 46% जो हिस्सा है वो खाद्य महंगाई दर का, फूड आइटम्स का है। बिल्कुल, इसलिए जो है उसको नीचे रखा जाता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ हमारे खड़े हुए शहर में जो भाई हैं, इनको भी कोई सस्ता अनाज भोजन नहीं मिल पाता है। अगर ये प्याज आज 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं तो 1 रुपए किलो में हम नस्ल गांव में फेंक रहे हैं उस प्याज को। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं बिचौलिया तंत्र को काबू करने में हम लोग विफल रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो ये कह रहे हैं कि भैया किसानों का कर्जा माफ कर दिया, करने जा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। 2-3 आंकड़े मैं रख देता हूं। सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का जो लाभ मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला दो तो 2 लाख करोड़ का मिलेगा। क्या किसान ने कभी उफ की? कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, मिलना चाहिए। लगभग 15 सालों में इन्होंने दोनों मिलकर लगभग 6 लाख करोड़ का धन्ना सेठों का राइट ऑफ कर दिया इंडस्ट्रीज का। क्या किसान को पता चला या कभी इस बारे में कोई बहस हुई? नहीं हुई। तो जब किसान की बात आती है, किसान क्या कह रहा है कि हमें अगर आप C2 संपूर्ण लागत जो आपका वायदा था उसका 1.5 गुना पहले से दे देते 2014 से, तो आज तक हमारे जेब में 2 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष यानी 10 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आता। उतना ही हमारा कर्ज है। तो हमारे तो एरियर पुराना बकाया है, हमारा पुराना बकाया दे दो, हमें कर्ज माफी चाहिए ही नहीं। सरकार ने तो अब तो यूपीआई योजना भी बात करी है। तो अब जो ये कह रहे हैं, ये जो एक योजना आ रही है जो तेलंगाना वाली स्कीम है कि 4000 रुपए प्रति, या हाँ मध्य प्रदेश में नहीं थी, मध्य प्रदेश इंदौर में थी 2010 से 2016 तक जो 4000 रुपए की का इन्होंने लागू किया है प्रति एकड़, प्रति फसल। 2 फसलें होती हैं जैसे, तो 8000 रुपए उसको प्रति एकड़ मिल जाएंगे 1 साल में। उससे किसान को ये लाभ होता है कि वो अपना खाद, बीज, तेल, पानी का इंतजाम उसका शुरू में हो जाता है और उसके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो ये लगभग सारी योजना का जो टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है पूरे देश में, यदि इसको लागू करें तो 2 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। तो 2 लाख करोड़ रुपया तो आपने हमारी जेब से पहले ही निकाल लिए। 10 लाख करोड़ रुपए निकल गए 5 साल के अंदर। उसी चीज को हम निवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बड़े भाई VM सिंह जी बैठे हैं। तमाम आंदोलन जो है इसी मुद्दे पे हो रहा है कि हमारा जो है पुराना बकाया दे दो। पुराना बकाया हमारे कर्जे के बराबर ही रकम है, उसको दे दोगे तो हमारा कर्जा लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे के लिए हमें सही कीमत हमारे उत्पाद की मिलनी चाहिए। जी जी जी। देखिए, ये माहौल देखा साहब कर्ज का, और कर्ज चढ़ते हुए में गरीबों को जान से जाते हुए देखा, अमीरों को देश से जाते हुए देखा। तो ये जो माहौल सारा क्रिएट हुआ है, हमने एक आकलन किया अर्थशास्त्र की दृष्टि से। 15 लाख करोड़ का इस समय लोन है देश के किसानों के ऊपर, और अगर साहूकारों का गिन लें जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अनऑथराइज सेक्टर में है, उसमें आप करीब करीब 3 लाख करोड़ और जोड़ लें, 18 लाख करोड़ का इस समय लोन देश के ऊपर है, किसानों के ऊपर। तो क्या कर्ज माफी हल है? उसको आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें। अगर आज सारे देश के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, प्रतीक, सारे देश के, तो 2.26% जीडीपी देश की उड़ जाएगी। इसका अर्थ हुआ 1% जीडीपी उड़ने से 60 लाख नौकरियां जाती हैं। 2.26 उड़ जाएगी अगर आज की डेट में कर दिया जाए। इसके अलावा बैंकों की हालत चरमरा जाएगी, देश में कैपिटल फॉर्मेशन रुक जाएगा जिससे नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी। उसके अलावा तरह तरह के नए नए टैक्सेस आ जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, जो और आम जनता के लिए स्कीम चल रही हैं, उन स्कीम्स पे सीधा असर पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट देश में रुक जाएगी। तो देखिए, कर्ज माफी, हमारे किसान भाई भी ये कह रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक बुखार चढ़ा, आपने क्रोसिन की दवाई दी, बुखार उतर गया, अंदर जो इन्फेक्शन है वो बना हुआ है। जब तक वो एंटीबायोटिक नहीं दी जाएगी तब तक नहीं होगा। मैं दोनों के दोनों जो राजनीतिक पक्ष हैं जिन्होंने आज तक देश पे राज किया है, इसके लिए दोनों जिम्मेवार हैं। आज तक सिवाय वोट बैंक पॉलिटिक्स के किसान का किसी तरह से भला नहीं किया गया। जब इलेक्शन आते हैं किसानों की बात सोची जाती है। अगर इसका पुख्ता इलाज किया जाए,
आप बहुत सारे सोल्यूशन है। आप गांव-गांव में जाके, केरला में आपको याद होगा एक स्कीम आई थी 2008 में, इनको याद होगा, जिसको डेट रिलीफ कमीशन बनाई गई थी। उसमें अर्थशास्त्री थे, किसान थे और लोग थे। वो गांव-गांव में जाके, एक-एक खेत में जाके उन्होंने वहां पर समय बिताया, एक-एक से बात करी, क्योंकि आज तक जो भी लोन वेवर प्रतीक करी गई हैं उसमें जिन लोगों को फायदा नहीं पहुंचना था उनको पहुंचाए, जिनको पहुंचना था उनको नहीं पहुंचाए। भ्रष्टाचार भी देखा गया है, कागजों में कमी देखी गई है, हर तरीके का नुकसान उस स्कीम में देखा गया है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए की गई है। नहीं, देखिए, जो बात ये कही गई कि भाई जब किसानों को कुछ देते हैं तो जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, गलत है। तो भाई सरकारी कर्मचारियों को 2 लाख करोड़ रुपए क्यों दिया गया? धन्ना सेठों का क्यों माफ किया गया? मैं इनके किसी के खिलाफ नहीं हूं। जब उनको दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि उनके हाथ में जब पैसा आएगा वो मार्केट में जब खर्च करेंगे तो टैक्स वापस आएगा, मार्केट इकोनॉमी जो बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगा। तो किसान के लिए कहो ना, आप ये कहो ना कि जब 2 लाख करोड़ रुपया, जब 2 लाख करोड़ रुपया हर साल किसान के पास जाएगा तो किसान अपनी जेब में नहीं रखता है, वो तो तुरंत जाकर के जो है उसको मार्केट में खर्च करेगा। कहीं ना कहीं आपकी फैक्ट्रियां ज्यादा चलेंगी, आपको टैक्स ज्यादा मिलेगा। मैंने ये कहा ही नहीं, आपको लाभ होगा। मैंने ये नहीं कहा। सवाल नहीं, आज बहुत बढ़िया बहस है, बगैर कोई हल्ले के। नहीं, आज कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, आज बहुत बढ़िया बहस है। साल एकदम अंतिम छोर पे खड़ा हुआ और कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद। और आज का जो मुद्दा देखिए साहब, क्या बदलाव आया है। मैं तो कोई आर्थिक और जानकार नहीं, राजनीतिक तौर से भी अगर मैं कहूं तो कोई बहुत ज्यादा जानकार आदमी नहीं, साधारण इंसान। लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब मैंने 2018 का शुरुआत की थी तो मुद्दा कुछ और थे, और आज मैं 2018 के एकदम अंतिम हफ्ते में मौजूद हूं तो मुद्दे कुछ और हैं। और यही बड़ी ताकत है इस प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की। आज कोई भी इंसान यहां पे जो मौजूद है वो अच्छा आपने एक काम तो किया। मैंने पूछा क्या किया? मैंने क्या कर दिया? बोले साहब ये जो किसान वाला मुद्दा है ना, ये सेंटर में आ गया है, कोई पार्टी बच नहीं सकती। ताकत है साहब, यही ताकत है और यही आपकी ताकत है। और तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, आज कैनॉट प्लेस में यहां पे एकदम आखिरी हफ्ते में साल के बात क्या हो रही है? खेत, किसान और रोजगार की। क्या बात है साहब? क्या नाम है आपका साहब? चिराग कहां से हैं आप? मुंबई से। जी साहब बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑनियंस के रेट्स हैं जी, और जो मीडिएटर्स हैं बीच में, हाँ, वो हमको मिलता है 20 रुपीज के जी। अच्छा। और किसान को मिल रहा है 1 रुपए किलो। हाँ। मगर एक्सपोर्ट जब ये होता है तो हम लोग 12 रुपए किलो लेते हैं। हाँ। तो ये जो बीच का गैप है, तो जो 10 रुपए किलो, ये किसान को क्यों नहीं मिल सकता है? ये मीडिएटर्स क्यों खा रहे हैं पैसा? आज हम लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग 10 रुपीज लेते हैं। हाँ। तो ये लोग को क्यों नहीं पैसा वो मिल सकता है? आप वहाँ पे प्याज का काम करते हैं मुंबई में? हाँ जी, नासिक में? नासिक से, नासिक से लासन गांव से हम लोग परचेज करते हैं। हाँ। 10 रुपीज के जी हमारा बाइंग है। हाँ। तो इन लोग को 1 रुपए किलो फिर क्यों मिल रहा है? 9 रुपए बीच में कहाँ जा रहा है? फिर 9 रुपए बीच में कहाँ जा रहा है? यही मंडी, ये देखिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये गजब है। यहाँ पे तुरंत सामने यहाँ पे मौजूद है, मैं आ रहा हूँ, एक मैं बिल्कुल लूंगा, मैं बिल्कुल बात लूंगा। किसान संघ के यहाँ पे मौजूद। ऑफकोर्स यू विल आंसर, ऑफकोर्स यू कैन आंसर। जी सर, मेरा एक सवाल है कांग्रेस और भाजपा दोनों से। जी, जो आज किसान और मजदूर की बात करते हैं, पिछले 60-65 सालों में न तो किसान का भला हुआ न मजदूर का भला हुआ। मैं दोनों पार्टियों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि इस्पात और सीमेंट दो इस देश के मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के उस उद्योग में आते हैं, इन दोनों उद्योगों में आज तक के केंद्र का वेतनमान लागू क्यों नहीं हुआ, जबकि उन्हें राज्य का वेतनमान मिलता है? इस्पात और सीमेंट में काम करने वाले मजदूर एक कठिन परिस्थिति में काम करते हैं। एक मट्टी खोदने वाले को जो वेतन मिलता है, जो रेट मिलता है, वही रेट इस्पात और सीमेंट में काम करने वालों को मिलता है। पिछले 60 सालों में इन दोनों पार्टियों ने ऐसा क्या किया और क्यों नहीं किया इन मजदूरों के हित में? छत्तीसगढ़ से आप? जी, छत्तीसगढ़ से। क्या नाम साहब हो गया? प्रमोद कुमार मिश्र। प्रमोद कुमार मिश्र, भिलाई से हैं आप? जी, मैं भिलाई पहुंचा था। जी भैया। प्रतीक भाई, मेरा सवाल इन बीजेपी और कांग्रेस और जितनी भी राजनीतिक पार्टी, इन सबसे है, जब किसानों का कर्जा माफ होता है तो ये कहते हैं कि पैसे का वेस्टेज हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, पटेल साहब का स्टैचू बनाने में कौन सा पैसा वेस्ट नहीं हुआ? क्या पागल समझ रहे हैं जुमला पार्टी? दूसरा, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 10 दिन का टाइम मांगा था, 1 घंटे 2 घंटे बाद उन्होंने माफ कर दिया, उसको कहते हैं पैसा वेस्ट कर दिया। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में हर साल एक वो मेला लगाते हैं, जॉब फेयर मेला। इन्होंने कभी जिंदगी में सुना है जॉब फेयर मेला क्या होता है?
इन्हें सुना है कभी? ये बेरोजगारों का दर्द है, ये दर्द है बेरोजगारों का। जुमलों से काम नहीं चलेगा, मेरा दर्द है ये। 2019 आ गया भाई, जुमले की पुड़िया बंद करो। रामचंद्र जी डायरी में चले गए वापस, अब आएंगे पता है कब? जब मालिया जी आएंगे, फिर मोदी, नीरव मोदी भी आएगा, ललित मोदी के वकील खुद आएंगे। अरे मूर्ख, अरे भैया अब नहीं है, गूगल बाबा सब चलता है, टीवी में जितने खड़े हैं ना ये सबको पता है। जुमला पुड़िया बंद करो, बंद करो और बंद करो, हमें माफ करो। जुमला पुड़िया बंद करो। ऑफ कोर्स यू विल आंसर, ऑफ कोर्स आंसर, ये जनता है। एंड आई एम रेडी टू गिव ऑल द क्वेश्चन एंड ऑल द आंसर टू दिस। जरूरी नहीं है, जनता तो वो चीज है, उसके पास तो वो धार है। तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ दर्द है। आपको भी कुछ पूछना है? नहीं पूछना। जी जी जी। किसानों का दर्द था, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने 10 मिनट में कर्ज वापस कर दिया। उन्होंने बोला है आपको पीड़ा हो रही है राहुल के नाम से, तो आपको होती होगी। मुझे ये कहना है कि जो 10 मिनट में कर्ज माफर किया, उस कर्ज में आज तक किसी किसान को एक पैसा नहीं मिला, और ये कह दिया गया कि मार्च 2018 के बाद मिलेगा। मेरा कहना है किसान आत्महत्या कर रहा मध्य प्रदेश, इन्होंने करके दिखाया, किसान आत्महत्या करने लगा। और दूसरी बात, आने वाले समय, बीच में बोलता रहूंगा मैं भी, आने वाले समय में ये हुआ कि अब किसान जैसे ही अपनी फसल को बेच करके आएगा, वो किसान काट लेगा, उसके बाद बैंक उसको लोन नहीं देगा, बैंक उसको कर्ज नहीं देगा, और कर्ज ना देने से उसकी हालत क्या होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? किस प्रकार की बातें करते हैं, लोगों को कहते कुछ है करते कुछ है। 10 लाख रोजगार देने की बात करी, हर महीने जाने जीते, कहां दिया इन्होंने, कहां दिया? मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हो कि C2 करना चाहिए, कांग्रेस के लोग लगातार कहते हैं, आपके राज्यों में 13 राज्यों में आप और आपके समर्थित लोगों की सरकारें हैं, आपने क्यों नहीं कर दिया भाई? क्यों नहीं कर दिया? लोगों को मूर्ख बनाते हैं केवल, और यही बात करके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए मैं आपको फिर कहता हूं प्रतीक भाई, सरकार का कुछ योजना है जो केंद्र सरकार की, प्रतीक भाई बेसिक अंतर है, इसको समझना होगा। तो आप किसानों को बकाया दे दो। अगर MSP जो है केंद्र सरकार लागू करती है, C2 की बात कर रहे हैं ना आपने, C2 स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो बोनस दे सकती है। बोनस भी आपने बंद करवाया था मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में आपने बोनस भी बंद करवाया था जब आप सत्ता में आए थे। वो तो जब चुनाव आए तब आपने दोबारा दिया। ये है अंतर। जी जी जी, मैं किसान संघ से हैं और मैं स्वागत करता हूं। जी देखिए, एक तो भारतीय किसान संघ का अपने स्थापना काल से ही नारा रहा है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। दूसरी बात, आज सबसे बढ़िया किसानों के लिए एक अच्छा संदेश तो ये है, आप जैसे और ऐसे और अन्य कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने कि किसानों के मुद्दे को राजनीति का मुख्य मुद्दा बना दिया। अब हमने नहीं किया, ये सब ताकत इन लोगों की है। तो किसानों के मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाना, ये पूरी सभी किसानों के लिए जीत है, और मैं ये सबकी सबसे बड़ी जीत है। तो आज रही बात मोदी या अन्य, ये जो विषय है, ये विषय भी सेकेंडरी है। प्रधानमंत्री तो कोई ना कोई रहना है। काम योजना जो है किसान के लिए, और किसान की ऐसा मैकेनिज्म तैयार जब तक नहीं होगा कि उसकी फसल का उसको पूरा मूल्य, उसकी मेहनत का पूरी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समाधान नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो जाए। इसलिए दूसरा दुर्भाग्य यह है देश का कि आज तक देश की संसद के अंदर एक बार भी ऐसा कोई किसान सत्र जिसमें किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो, केवल अभी भी यहाँ पर जो बात होती है वो केवल हमारी सीट, उनकी सीट, वो सीट और ये सीट, सीटों के ऊपर बात होती है, चुनाव जीता कैसे जाए इसके ऊपर बात होती है। तो जब तक किसानों के ऊपर मूल मुद्दा कि मेरा भी और तेरा भी, केवल अगर किसान समृद्ध है तो देश समृद्ध है। आप सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाते कि सत्र किसानों पर बातचीत हो जाए? एक बार देखिए, सरकार एक बात, कोई भी मैंने पूछा, सुनो, देखिए जो भी एक मैं बिल्कुल बेबाकी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। पिछले अगर हम 60 साल की बात करें और इन 4 साल की बात करें, तो कई बातों में, जैसे आप भी और मोदी ने भी एक बात विशेषकर पूरे देश में कही है कि किसानों की लाभ बढ़ना चाहिए, इसकी आय डबल होनी चाहिए। तो ये एक किसानों का विचार देश के अंदर चला हुआ है। तो अगर इसके ऊपर और इसी प्रकार से कार्रवाई होती है और सबका सहयोग मिलता रहे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5-7 वर्षों में एक अच्छी स्थिति में देश का किसान और ये देश होगा। ये एक मान्यता। और रही बात, एक सवाल ये बता दो मुझे, चाहे राहुल जी हो या मोदी जी, क्या किसानों का कर्ज माफी से किसान का सोल्यूशन हो गया? हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो आप वोट खरीद रहे हो ना, आप वोट खरीद रहे हो ना, किसानों को, जनता को लोभ दे रहे हो ना कि कर्ज माफी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इससे हो जाएगा, विकास हो जाएगा देश का। मैं सर कहना चाहूंगा कि
स्टार्ट तो बीजेपी ने की थी। मैं यूपी से हूँ, इटावा से हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी सरकार ने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, लेकिन वो सब कुछ ऐसे ही चला गया, जुमला चला गया। लेकिन सर मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्ट तो इन्होंने की, अब वो लोग कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। ये इलेक्शन टाइम तो उससे भी पहले हुई, योगी से पहले हुई, शुरुआत तो इससे भी पहले। जी सिंह साहब, देखिए मैं इन पूरे मुद्दों से थोड़ा अलग चलना चाहूंगा कि मेन चीज यह है, कारण क्या है आज जो हम बहस कर रहे हैं, और क्या कारण है कि आज की तारीख में जो है हम बात कर रहे हैं कर्जा मुक्ति की या कर्जा माफी की। एक इमरजेंसी सिचुएशन है कंट्री के अंदर। ये इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि आज की तारीख में वही आज की तारीख में बच्चे खेती नहीं करना चाह रहे। अगली पीढ़ी जब खेती नहीं करेगी तो हम खाएंगे कहां से, जितना कमा लें हम। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि खेती का आपने जो प्राइस है उसको सप्रेस करके रखा हुआ है। और एक बात मैं आपके मिस्टर कोहली की बताना चाहूंगा, आपने पुष्पिंदर में इनमें बात हुई कि आज की तारीख में 10 लाख करोड़ या इतने लाख करोड़ गया। सोचने की केवल बात यह है, पुष्पिंदर जी आगे के लिए फिगर ठीक कर लें अपने, 2 लाख करोड़ नहीं है, 7वें वेतन आयोग आने के बाद स्टेट को मिला के 3.25 लाख करोड़ आता है एक साल का, और 5 साल में आते हैं 19 लाख करोड़। जब 19 लाख करोड़ देने को आप तैयार हो 3% लोगों के लिए, केवल 3% लोगों को 19 लाख करोड़ 5 साल में देने को तैयार हो, ये पिछले 25 साल का जो हमारा बैकलॉग है 13 लाख करोड़ का, उसको देने में कौन सी आफत आपको आ रही है? और उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, टोटल पैसा फ्रीज कर सकते हो, फ्रेश अकाउंट चालू कर सकते हो, और 3 साल में 4 साल में कर सकते। किसी हकीम ने नहीं कहा कि आपको 1 ही साल में करना है, पर नियत हो। अगर नियत होगी तो हो जाएगा, केवल जुमलेबाजी होगी तो कुछ नहीं होने का। जी बिल्कुल। मैं एक बार ले लूं। जी प्रतीक जी, देखिए किसान जो हैं वो हमारी रूट्स हैं, रूट्स हमारी जड़ें। जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें मालूम नहीं कि किसान किस पीड़ा से गुजर रहा होता है। जैसे ही किसान का कर्ज माफ हुआ, लोगों ने जुमले बनाने शुरू कर दिए, लतीफे बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने कहा कि हमारे कर्जे माफ कर दो। भाई तुम्हारे कर्जे और किसान के कर्जे, अभी बताया कि किसान के कर्जे माफ करने से पीड़ा दूर नहीं हो रही। जो उसको पीड़ा उस वक्त मानसिक पीड़ा है, जो कर्ज के बोझ में जाता है वो खेती करने के लिए, कम से कम उससे उसको तो रिलीफ मिला ना। अब आगे की वो अपना समाधान खुद करेगा और सरकार सहयोग देने के लिए साथ है। पीड़ा इस बात की हो रही है इन लोगों को, जो भक्त लोग हैं, कि अगर किसी ने कहा कि हम कर्ज माफ करेंगे, आपने भी कहा, उन्होंने कर दिया, आपने किया नहीं था, तो इनको तकलीफ हो गई कि यार इन्होंने तो बैठते ही कर्ज माफ कर दिया। बात कर नहीं, आपने आज तक जुमले दिए, आपने आज तक जुमले दिए। गडकरी साहब कह रहे हैं, गडकरी साहब जुमले नितिन गडकरी तो सांसद है बीजेपी के, रामदेव तो आपके समर्थक है, आपके लोग कहने लगे कि आपने सिर्फ जुमले दिए, आपने सिर्फ जुमले दिए। आपने 5 साल में गरीब किसान का विरोध मत करिए। अब आप मोदी का विरोध करिए। मैं बिल्कुल, मैं आपको राव दे दूं। मैं आप प्लीज बैठिए, मैं आऊंगा। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, जब तशरीफ रखिए मैं आऊंगा। बड़ी अच्छी बहस चल रही थी आज, और मुझे लग रहा था कि ये सब जी जनाब आली मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं। मैं आऊंगा, ऐसे नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश से जी। चाय बेच रहे हो? जी हाँ। और मैं किसान हूँ। 2017 में तुम चाय बेच रहे हो, किसान हो, मध्य प्रदेश में कहाँ से? अभी हाल हम किसानों का इतना बुरा हाल है सर कि हम तो सही बात किसान हो कि नहीं ये बताओ पहले। हाँ जी, किसान हो वास्तव में? वास्तविक किसान हूँ सर मैं। और इतना अभी हाल किसान इतनी परेशानी में है कि अपनी जमीन बेच के अपनी बच्चियों की शादी। एक मिनट प्लीज, मैं ये बहस अभी इसी समय इसी सेकंड में खत्म करता हूँ। अगर आपके अंदर बात सुनने के वो नहीं है मादा। और सर 2017 में मैंने 80 क्विंटल गेहूं और 18 में 80 क्विंटल गेहूं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उसका बोनस का पैसा मैंने हर जगह उसके कंप्लेंट की, तहसीलदार के पास किया, ना बोनस का पैसा मिला। अभी कहते हैं कि कर्जा माफ कर दिया, ना कोई कर्जा अभी पैसा ही नहीं मिला है, और ना कोई बैंक के पास जाते हैं। मुझे ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हरदेव सिंह लोधी सर। हरदेव सिंह लोधी, कहाँ के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश? छतरपुर जिला का हूँ। छतरपुर जिला में गांव कौन सा है तुम्हारा? हरपुरा जी। तो तुम्हें बोनस का पैसा नहीं मिला। चाय कितने दिनों से दिल्ली में बेच रहे हो? चाय सर 3 साल से बेच रहा हूँ। 3 साल से जी। और परिवार में कौन कौन खेती करता है? 5 भाई हैं सर। 5 भाई, सारे लोग खेती में? कितने बीघा खेती है?
20 एकड़ है सर। 20 एकड़ है जमीन। 20 एकड़ खेती होने के बाद हमारी स्थिति इतनी खराब है सर कि हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो जमीन बेच के ही शादी करना पड़ता है। इतनी खराब स्थिति है अभी किसान की, ना तो बीज मिल रहा है ना खाद। हटाना नहीं कैमरा, बाजी कैमरा कहीं से हिलेगा नहीं, एक रत्ती नहीं हिलेगा। इस साल हम लोगों ने खाद के लिए मतलब दर दर भटके, लेकिन खाद नहीं मिला। खाद तो सारे लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि खाद की तो सुविधा बहुत आसान की है। बोलने से वो सर हम लोगों के पास आने में बहुत फर्क है। अच्छा ये मुझे बताओ, सरकार की नीयत साफ है? बिल्कुल साफ। मैं तुम कह रहे हो नहीं साफ है, मैं कहता हूँ साफ है। अब तुम मुझे ये बताओ कि खाद मिल क्यों नहीं पाता तुम्हें? खाद तो सरकार मतलब ही जाने कि सरकार क्यों नहीं मिल पाता है सर, हमको तो पता नहीं है कि क्यों नहीं मिल पाता है। तुम्हें खाद नहीं मिलता? नहीं, हमको मतलब टाइम पे नहीं मिलता है सर। सवाल ये है कि हरदेव लोधी साहब यहाँ पे मौजूद है, 3 साल से चाय बेचते हैं यहाँ पे कैनॉट प्लेस में। मैंने तो ऐसे ही माइक लगाया था कि सर चाय पी लूंगा, लेकिन स्थिति ये है कि किसान जो है यहाँ पे, जिसके पास 20 एकड़ जमीन है, सिंह साहब 20 एकड़ जमीन है, 5 भाई हैं। मैं अभी जोत का फिगर देख रहा था खेतों का, वो काफी संख्या बढ़ गई क्योंकि परिवार बट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद खाद्यान्न बढ़ गया है। लेकिन स्थिति यह है कि 3 साल से यहाँ चाय बेचने के लिए मजबूर है। अब ये स्थिति है, इस पे जवाब चाहिए। देखिए जो मैंने बात कही, इन्होंने बोनस बंद करवा दिया था। इसके अलावा खेती की जो लागत बढ़ी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनके टाइम पे जो डीजल का रेट है, कच्चा तेल $30 तक आ गया था, लेकिन डीजल में कोई जो है ना आम आदमी को राहत दी गई, ना ही जो किसानों को राहत दी गई। इसी प्रकार खाद भी इनके कार्यकाल में सस्ता, रुक तो जाइए, अभी भी 70% घट गया है 2 महीने के अंदर। 2 महीने $30 पे आ रहा था कि उस टाइम पे, उस टाइम $30 पे। कांग्रेस के लिए कितनी गुणगान गालो, यूपी गवर्नमेंट से भी सस्ता है, क्या बात करते हैं। आज भी वो कह रहा है किसान आत्महत्या कर रहा है। आपका विरोध करेगा कांग्रेस ही हो गया, कब तक आप ये कब करते रहोगे? 3 राज्यों में हारो भाई साहब, पूरी तरह हारोगे। राज्यों में जीते। देखिए प्रतीक भाई, 10 लाख करोड़ ये लोग किसानों का खा गए, एमएसपी बढ़ाई नहीं। 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ ये पेट्रोल डीजल में खा गए, 10 लाख करोड़ ये नोटबंदी में खा गए। ये पैसा कहाँ गया? नीरव मोदी में गया। ये पैसा कहाँ गया? विजय माल्या में गया। झूठ बोलने की मशीन है। सवाल ये है कि एक तरफ जाओ जब माइक लेके तो ये स्थिति आ जाती है, एक तरफ माइक लेके जाओ तो किसान सामने खड़ा है, तो कह रहा है कि मैं 20 एकड़ जमीन है, मैं चाय बेच रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहा है। और जो कर्जा माफी की बात करी उन्होंने मध्य प्रदेश में, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। वो 17 तारीख में कर्जा जब माफ हुआ, 18 तारीख में मैंने लेख लिखे सारे पेपर में, अगर आपने देखे हों, कि ऐसी कर्जा माफी हमने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि 31 मार्च 2018 तक के कर्जे बकाया माफ होंगे, क्योंकि 6 मई का कर्जा होता है, सितंबर में पूरा रिन्यू हो गया है, या बैंकों ने उसको 2% लेके घुमा दिया है और आपकी लिमिट बढ़ा दी है। इसलिए सितंबर के अंदर हर की पुराने कर्जे मार्च के रहे नहीं, 2-3% होंगे जिन्होंने खेती छोड़ दी, उनका माफ हो रहा है। इसलिए लिखने के बाद नवंबर के अंदर 28 नवंबर से राजस्थान में माफ हो गया है। और हमारा कहना वही है कि मध्य प्रदेश में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जुमले यहां नहीं चले, जुमले वहां भी नहीं चलेंगे। जुमले यहां भी नहीं चले, जुमले वहां भी नहीं चलेंगे। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं। मैं फर्स्ट बार आया हूं आपके पास में। त्रिवेदी और आज कैनॉट प्लेस में मौजूद, एकदम आखिरी हफ्ते में साल की और बात हो रही है किसानों की। क्या बात है, वक्त 2018 का और एकदम आखिरी पायदान पे मौजूद 2019 की तैयारियां। और ये जो मुद्दे जो 2018 में रहे, निश्चित तौर से जानिए 2019 में ये मुद्दे बराबर इसी तरह बोलते रहेंगे और सड़कते रहेंगे। सही है, ये गलत है साहब? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इस समय जो मुद्दा है और सरकारों को जो डर लगता है वो किसानों से ही लगता है कि पहली बार किसान वोट बैंक बनने जा रहा है। तो अगर सरकार ने किसानों के बारे में और इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिए तो मुझे नहीं लगता कि अगर चुनाव की बात करें, जबकि मेरा बेसिक ये रहता है कि हम चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन किसान के बारे में जब तक हम पूरी मन से काम नहीं करेंगे तब तक राजनीति छोड़ करके तब तक उसका भला होना नहीं चाहिए, पॉलिसी उसके ऊपर बननी चाहिए। जी 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 बिल्कुल सर, एक किसानों के लिए फिक्स पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कभी भी कुछ हो, जिससे कि उनका हित हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का ऋण माफ हुआ है, लेकिन इसका लाभ जो है बड़े किसानों को मिला है और छोटे किसानों को इसका लाभ देने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गांव में जाकर कैंप लगाकर लोगों को, छोटे छोटे किसानों को ऋण बांटे, जिससे कि वो बेहतर खेती और प्रोडक्शन कर सके। क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या मसला हो गया है जी, क्या हुआ? सर का कहना है
कि यहाँ पे मुस्लिम राज से पहले हिंदुस्तान था। मेरा कहने का मतलब इनको ये था, छोटा सा एक बात, मैं कहा हिंदू मुस्लिम ने देश का नाश नहीं करा, गांड मार रखी गवर्नमेंट ने। हाँ जी, सॉरी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए 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 बोलिए। मैं जानता हूँ ये दिल्ली है, जब मैं दिल्ली में शो करता हूँ तो इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, लाइक अ यूथ यू कैन से, एज अ यूथ और सब कुछ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिंदू मुस्लिम पंजाबी सरदार और किसी से दलित, किसी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है ऐसी गवर्नमेंट से जो ये सोच लेके आती है और ऐसे लोगों से जो लोग बोलते हैं मस्जिद तोड़ दो। देखिए 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 देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे डिस्टर्ब हो रहा था और मैं आपसे जरूर पूछूंगा ये बात आप क्यों कह रहे थे जब किसानों की बात चल रही थी, तो आप ये मुद्दा क्यों लेके आए यहाँ पे, क्यों डिस्कस कर रहे थे? किसानों की लेके आया था, ये बोले कि जहाँ राम मंदिर है वहाँ पर एम्स बनवा दो, अच्छा भाईचारा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ये वहाँ जो इनके जो वो पैदा हुए इनके एक बहुत ईमानदारी के साथ, कोई भी पैगंबर हो, कोई भी ईश्वर हो, कोई भी भगवान हो, ठीक है, इज्जत के साथ बात करिए और ईमानदारी के साथ रहिए। बिल्कुल जैसे जैसे नागरिक रहते हैं, जैसे माइक नहीं मिलेगा जो माइक की तरफ, जो आप चेहरा माइक की तरफ देख रहे हैं, कोई बात नहीं, माइक नहीं मिलेगा, चुपचाप खड़े रहिए जी। माइक की तरफ ऐसे टाल लें जैसे दूध है रखा, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं माइक मिलेगा जी। मैडम एक मिनट, हमारे जो बॉम्बे से भाई आए हुए थे वो मुद्दा बीच में रह गया। 1 रुपए का वो प्याज 15 रुपए का कैसे पहुंचता है? मैंने खुद जाके मंडी समितियों के बाहर मेरठ और बुलंदशहर में जाके देखा कि क्या हालत है। ट्रैक्टर लेके किसान वहां पर आता है, 2-2 3-3 दिन बैठा रहता है। जिस ई-नाम का जिक्र किया गया, आपको हैरानी होगी जान के कि 5% कुल आपकी आधार जनधन योजनाओं से कंपेयर करें, कुल 5% उसकी रीच है। 3 दिन ट्रैक्टर के बाहर वो किसान बैठा रहा, उसके बाद चौथे दिन वो जो उसको भाव मिला बिचौलिया उसके पास आया, भैया बेच दे, ये तेरा सड़ जाएगा, यहीं फेंक के जाएगा। उसने उसको 2 रुपए किलो में बेच के चला गया। हमारे हाथ में वो 20 रुपए किलो आता है। वो बिचौलिया तंत्र को खत्म कर दे। मेरा अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह आकलन है कि 50% समस्या बिचौलियों को खत्म करने से इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों सरकारें बिचौलियों को नहीं करती हैं? किसी भी सरकार ने आज तक बिचौलियों हटाने को नहीं कहा। इन्होंने ई-नाम की शुरुआत करी है, एक अच्छी शुरुआत है, पर क्या ये जानते हैं कि किसान डिजिटल इस्तेमाल कर सकता है? जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जहां कंप्यूटर आप किसानों को चलाना नहीं आता, मोबाइल की एप्लीकेशन यूज करनी नहीं आती है, कैसे वहां ई-नाम जैसी स्कीम जमीनी तौर पे काम करेगी? मैं समझता हूं सरकार अगर जो भी योजना लाए, अगर उसकी जमीनी तौर पे लागू करने की एक अलग से योजना लाए, तभी वो स्कीम कामयाब हो सकती है। मुझको केवल इतना कहना है, ये बड़ी बड़ी बातों से किसान का पेट नहीं भरता और सबने देख लिया कि किसान अब खड़ा हो गया है। किसान अब खड़ा हो गया है। 36,000 करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया था उत्तर प्रदेश में, कहा सबका माफ कर दिया। 35,000 करोड़ माफ किया महाराष्ट्र में। अब फिर नई बात क्यों हो रही है फिर से माफ करने की? क्योंकि पहले माफ हुआ ही नहीं। अब हमें केवल इतना चाहिए, आप ऐसे करिए, जीएसटी के लिए आधी रात को आप बिल ला सकते हैं, तो किसानों के बिल करने के लिए, पास करने के लिए एक सेशन बुलाइए, क्योंकि आपके नॉर्मल सेशन में बात होती नहीं, डिस्कशन होता नहीं है। एक स्पेशल सेशन बुलाइए और एक किसानों के मुद्दों के ऊपर एक बिल लेके आइए। जो आपको पास करना है, जो आपको किसानों को देना है, वो लिखित में करो कि किसान को आज सरकार पे विश्वास नहीं है, कानून पे विश्वास है। लेके आइए और किसान अपना हक अपने आप छीन लेगा। फिर ये बात आप सहमत हैं इससे? एक किसान बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था कि जब तक एक बार हम संसद के अंदर किसानों के मुद्दे पर राजनीति से उठकर बात नहीं करेंगे, तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरी बात, एक किसान से और जो किसान नेता हैं, हम जैसे जिस प्रकार समाज में लोग काम करने वाले हैं, हमारी भी कुछ भूमिकाएं होनी चाहिए। हम किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान हम नहीं करते। हम यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, आंकड़े भी दे देंगे, लेकिन जब किसान वहां पर बिजली के लिए, छोटी छोटी मील के लिए, ऐसी समस्याओं के लिए पीड़ित रहता है, वहां पर दूसरी बात, किसान संघ का एक नारा और भी है, हर किसान अपना नेता हो। जब तक किसान स्वयं में नहीं चाहेगा, स्वयं सीखेगा नहीं, स्वयं बढ़ेगा नहीं आगे, और मन में ये फीलिंग नहीं लाएगा कि कोई नेता, कोई नीति हमारा गुजारा नहीं करने वाली, जब तक हम परिश्रम और अपने हकों को, अपने अधिकारों को हम नहीं जानेंगे और उनके ऊपर नहीं काम करेंगे, तब तक भी हमारा भला होने वाला नहीं है। जी, एक बहुत देर से मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी, सतना से आया हूँ। मेरा नाम भी जो है अरुण त्रिवेदी है। जी, आपका नाम सवाल पूछिए। जी, ठीक। सवाल ये है कि ये लोग जो कहते हैं कि इनका कांग्रेस वाले
कि किसानों का जो कर्जा माफ करते हैं, तो क्या कर्जा माफ करने से किसी का भला होगा? भाई कर्जा माफ लेके और फिर वो 5 साल के लिए बैठ जाएंगे, फिर कर्जा लेके बैठ जाएंगे, आशा में कि फिर माफ करेंगे। इसी प्रकार से जो है ये जो रोजगारी बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे तो वो जो काम करते हैं वो छोड़ के आ जाएंगे घर की, चलो इतने में काम चल रहा है। जो सवाल ये है कि इसको किस तरह से लागू किया जाए, यही बात थी और इसी बात को लेकर बार बार चर्चा में मुद्दे में ये बात आ रही है। आज बातचीत के सिलसिले को कॉर्नर प्रेस में जोड़ते हुए तमाम सारे लोग नवयुवक तमाम सारे मौजूद हैं। जी आपने तो आज कमाल कर दिया साहब, जो नहीं हुआ वो भी आज आपने कर दिया। नवयुवक हैं लेकिन अपनी जीवा पे ना, अपनी जबान पर कंट्रोल रखा करिए और इसीलिए है नवयुवक को हमेशा नवयुवक होने के नाते ध्यान रखिए। सुनिए मेरी बात सुनिए हुजूर मैंने कुछ कहा नहीं आपसे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमेशा, नशा जो है ना वो बड़ी गलत चीज है, वो कंट्रोल को बाहर कर देती है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चाहता भी नहीं आपको दिखाऊं मैं बार बार, लेकिन आप बिल्कुल आप हो जाएंगे कंट्रोल, कोई हो कोई बात नहीं। इसलिए कंट्रोल नशा जो है उससे बहुत दूर रहिए और ये नवयुवक की नहीं सारे लोगों के लिए जिम्मेदारी है इस बात पे, हमेशा इस पर ध्यान रखें और खासतौर से नवयुवक तो इस पर रखें। लेकिन जिस पर आज बात हो रही थी मैं उसी मुद्दे पर फिर से लौटता हूं और वो बात है किसानों को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर। तमाम बात मैं कांग्रेस को देना चाहता हूं, बहुत कम बोले, मैं इनको एक चांस देना चाहता हूं। नहीं कांग्रेस नहीं बोल रही, वो बात उसको बोलने का अधिकार है, अधिकार है उसको, कांग्रेस को बोलने का अधिकार है। कांग्रेस की तो लोग पूछ रहे हैं, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने तो दीजिए। देखिए नवीन, देखिए प्रतीक जी सबसे बड़ी चीज है, अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई, किसान परेशान है, किसान का एमएसपी नहीं बढ़ा, पूरी देश की जनता जानती है, उसमें कांग्रेस की बात नहीं है। जनता जो है अब समझ चुकी है और मैं एक धन्यवाद दूंगा देश के किसानों को कि आज मुद्दा सेंट्रल राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। किसानों को अपना हक मांगना आता है, युवाओं को अपना हक मांगना आता हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, कोई भी पार्टी सुन लीजिए, कोई भी पार्टी सत्ता में आए अब उसको ईमानदारी की राजनीति करनी पड़ी, सही नियत की राजनीति पड़ेगी और कांग्रेस करके दिखाएगी। हमने किया है, हम करेंगे। अभी तक नहीं कर रहे थे ना, अभी तक नहीं कर वचन देते हैं जनता। थोड़ा सा मतलब अब ये कहिए कि दबाव इतना है, अब ये इतना कि दबाव इतना बच नहीं सकता, कोई नहीं बचेगा। जी मैं आया जी मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ। हाँ जी, और मैं किसान परिवार से यहाँ दिल्ली में रह के एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी बेटा, किसानों का क्या दर्द है वो मैं जमीनी स्तर से, किसानों का क्या दर्द है किसान का बच्चा ही बता सकता है। जी मैं वो जमीनी स्तर से बता सकता हूँ। सिर्फ कर्ज माफी करना किसानों का इलाज नहीं है, उनकी समस्याओं का इलाज कर्ज माफी नहीं है। सरकार कोई भी हो, मध्य प्रदेश में अगर सरकार कांग्रेस की बनी है और कर्ज माफी करके वो सत्ता में आना चाहती है तो ये इलाज नहीं है। आप उनकी फसलों का समर्थन मूल्य, उचित समर्थन मूल्य दीजिए जिससे उनकी आमदनी हो। अगर उनको आमदनी होगी तो कर्ज क्यों लेंगे? कर्ज लेने का कारण ये है कि उनको आमदनी नहीं मिल रही है। सवाल यही है कि जो आमदनी है किसान की उसमें उसका परिवार नहीं चल पा रहा, यही सबसे बड़ा कष्ट है। और एक समस्या मैं और उठाना चाहता हूँ किसानों की समस्या के साथ साथ सरकार को परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। नवयुवकों की 65% नवयुवक हैं हमारे देश में, 65% नवयुवक आज सड़कों पे मारे जॉब के लिए फिर रहे हैं। डिग्री होने के साथ साथ उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है। इस तरीके की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार कोई भी हो, सिर्फ वोट की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना ये सरकार का काम नहीं है। सुन रहे हैं ना, सरकार को धर्म से उठ के काम करना चाहिए। और मैं एक युवा होने के नाते सरकार कोई भी हो पूरा समर्थन करना चाहूंगा, लेकिन सरकार को यह आगाह करना चाहूंगा कि सिर्फ अगर वो वोट की राजनीति करेगी तो 2019 उसको भारी पड़ सकता है। अगर वो वोट की राजनीति करेगी तो 2019 उसको भारी पड़ेगा। जी नवयुग बिल्कुल साहब बोला। जी इधर कोई बात करे सर? मैं तो कहूंगा सर, जो नेता है वो तो एक पार्टी से टिकट नहीं मिलता दूसरे पार्टी में चले जाते, उनकी तो संतुष्टि हो जाती है सर। ठीक है, हमें तो खुशी आप दे देते हो सर, आधे घंटे में हमारा खुशी मिल जाता है, बट जो नेता है वो तो बस लूटने के चक्कर में रहते हैं। और इतिहास रहा है सर, शासक ऑलवेज लूटा है, वही आज भी कर रहे हैं सर। कोई कुछ नया नहीं कर रहा है, चाहे मोदी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी, सबका वही है, सब चट्टे बट्टे हैं सर। इसमें कोई एक नहीं है, जितने नेता खड़े हैं सब एक सब सर करोड़ों की गाड़ी से आते हैं। किसानों को विदेशी कंपनी लुटवाएंगे। जी सवाल नहीं, लेकिन इनसे अलग मेरी बात है। मैं अपनी बात कहता हूं, मुझे बेहद आशा है। मैं इस सिस्टम में मैंने कोई निराशा नहीं देखी। मैं बिल्कुल आशा के साथ खड़ा हूं और उम्मीद कर, विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है मुझे, इसी सिस्टम पे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास। मैं किसान कंक्लूड कर रहा हूं, हम भी मरते हैं और तुम भी मरते हो, हम किसान भी मरते हैं और तुम आम आदमी भी मरते हो।
हम सस्ता बेच के मरते हैं, तुम महंगा खरीद के मरते हो। जब तक ये बिचौलिया तंत्र को काबू नहीं करोगे, किसान को अच्छी कीमत नहीं दोगे, तब तक कोई हल इस समस्या का होने वाला नहीं है। एक रामबाण जिसकी सुनने में आ रही है आजकल, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्या वो किसान लोन माफी का भी बाप बन के आ रहा है जिसकी आजकल चर्चा चल रही है? और अगर यूबीआई आ रहा है तो क्या सभी गरीबों के अकाउंट में सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में पैसा आने वाला है? वो बैंक अकाउंट जो आज तक खाली पड़े थे, क्या उसमें हर महीने बिना कामकाज किए पैसा आने वाला है? ये बात हम बीजेपी से पूछना चाहेंगे आज। अगर यूबीआई की तैयारी चल रही है तो किन देश के किन हिस्सों में वो आ रही है? क्या गरीबी की रेखा से नीचे वालों पे आ रही है? सब गरीबों पे आ रही है। और अगर आ रही है तो क्या वो रामबाण साबित हो रही है? उसका जवाब तो सरकार देगी। सबसे पहले जो बताता हूं मैं, जैसे भी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि ईमानदारी की राजनीति शुरू हो, कम से कम राजनीति तो ईमानदार से 4 साल में मोदी सरकार ने करनी सिखा दी। और दूसरी बात, मार्केट से बिचौलिया खत्म करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। मैं ये कह रहा हूँ, ईमानदारी से किसानों को उसका हक पहुंचे, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है और करती रहेगी। जनता का विश्वास उठ चुका है। जिस प्रकार से 4.5 साल के बाद में ये नया लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं, जनता भरोसा नहीं करेगी। मुझे मालूम है ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रहेंगी और यही मौका देती है आप जैसे लोगों को बोलने का। आप जैसे लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते। मुझे मालूम है तुम्हारा मुद्दा, तुम रोज आते हो, लेकिन जी मुझे मालूम है भाई साहब, आज नहीं होगा, लेकिन कल साल का ये अंतिम प्रोग्राम कल मैं करूंगा, यहीं पे कनॉट प्लेस में करूंगा। मुद्दे आपके होंगे, उठाऊंगा मैं, बातचीत होगी, लेकिन आज